नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एक बार फिर बनने जा रही मोदी सरकार, विज ने एग्जिट पोल को देखते हुए किया दावा। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर बोला हमला। आचार संहिता हटने के बाद सैनी सरकार में होगा बदलाव। चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए जाएंगे कई नेता। इसी महीने होंगी नियुक्तियां। मंत्री आतिशी की यूपी और हरियाणा के सीएम को चिट्ठी, बोले हक का पानी दें, राजनीति ना करें। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच जल संकट जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं या आते हैं, वह नतीजों की दिशा तय करते हैं कि मतदाता किधर गया है। और सारे एग्जिट पोल यह तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटें 400 के पार जाएंगी। जो मोदी जी ने कहा था वह सच होगा। दरअसल विज पत्रकारों द्वारा एग्जिट पोल के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपनी सरकार में कई बदलाव कर सकते हैं। आचार संहिता हटने के बाद सरकार भाजपा के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैन के पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसकी काफी सुगबुगाहट हो रही है। वहीं अफसरों के भी तबादले होने तय हैं। सूचियां बनाई जा रही हैं और इसी महीने के आखिरी तक अफसरों के तबादले कर दिए जाएंगे। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। जिस तरह से चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की नाराजगी और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने का घटनाक्रम सामने आया है, उससे सरकार सतर्क हो गई है। एक दो लोगों को मंत्रिमंडल में भी एडजस्ट किया जा सकता है। भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के बाद जसपा कोटे के कई चेयरमैनी के पद खाली हो गए हैं। इन पदों पर तैनात नेताओं के इस्तीफे देने के दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए उस दौरान नियुक्तियां नहीं हो सकी थी। जानकार बताते हैं कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सैनी सरकार इन चुनावों का ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर सकती है जिससे चुनाव के समीकरण भी साधे जा सके। यह नियुक्तियां भी जून में ही कर दी जाएंगी। राजधानी दिल्ली में बिजली पानी की मांग बढ़ने पर राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जल संकट को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग कर चुकी है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी के बीच जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानसून आने तक 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है, ताकि दिल्ली की जनता को पानी की कमी ना हो। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कम से कम 1 महीने के लिए यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अप्रत्याशित गर्मी और पानी की कमी से लोग परेशान हैं। ऐसे समय में भाजपा राजनीति ना करे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा राजनीति करने की बजाय दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे। पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक यमुना के पानी पर है। यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं। दिल्ली में जब यमुना आती है तो वजीराबाद पॉन्ड पर यमुना का पानी रोका जाता है। वहाँ से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला को पानी प्रोवाइड किया जाता है। आज सुबह मैं खुद वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए गई तो ये साफ साफ नज़र आया कि जो नॉर्मल वाटर लेवल 374 फीट होना चाहिए, वो पानी का स्तर आज 370.2 फीट पर है। जब यमुना में पानी नहीं होगा, जब वजीराबाद पॉन्ड में पानी नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली सप्लाई के पानी पर असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के बाद से चर्चा में आए मुख्यमंत्री हरियाणा के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी का एक बार फिर से सुर्खियों में आना शुरू हो गया है। इस पर किसी राजनीतिक घटनाक्रम नहीं और इस एक पुलिस नोटिस के कारण ये चर्चा में आए हैं। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में हुए खेला के आरोप में शिमला पुलिस की ओर से तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल पुलिस की ओर से जारी नोटिस में तरुण भंडारी को 7 जून की सुबह 11 बजे शिमला के डीएसपी सिटी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो इससे पहले ही शिमला पुलिस की ओर से तरुण भंडारी को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि पहले नोटिस में शिमला पुलिस ने तरुण भंडारी को 28 मई को डीएसपी सिटी के कार्यालय में पेश होने को कहा था। तरुण भंडारी की ओर से उस समय पेश नहीं होने पर अब शिमला पुलिस ने एक और नोटिस जारी किया है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अगुवाई में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार मौजूद रहे। हालांकि कुमारी शैलजा बैठक में शामिल नहीं हुई तो वहीं फरीदाबाद से उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप इस बैठक में पहुंचे। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर इसमें सभी मौजूद कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से मतगणना के दिन उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है। आज की बैठक जो हुई थी वो जो है आज पूरे रुझान पूरे देश में है और हरियाणा में तो सबसे ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी भारी प्रचंड बहुमत से सब लोकसभा सीट जीतने जा रही है। मगर ये समाचार जो है इसको गलत करने के लिए अपनी सत्ता की भूख को जो है उसको प्यास बुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गांगली की भी कोशिश कर रही है। ऐसे भी जो समाचार है वो गांगली को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं उसकी चर्चा के लिए मीटिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाई जा रही है? सतर्कता। वही अगर बात करें इंडिया गठबंधन की आज जिस तरीके से बैठक हुई उसमें 295 सीटों की बात कही जा रही है, कितना आप मैं मानता हूँ 285 नहीं, मगर जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया 320 के पार भी जा सकती है। लेकिन सर जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें पिछली 10 जो सीटें थी बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कितनी उम्मीद लग रही है कि कितनी सीटें जो है ऑल द सीट्स सभी ऑल सीट्स कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, बहुमत भी सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि बहुमत नहीं है अब हरियाणा विधानसभा में, क्या लगता है कि अब बिल्कुल जो है ये जो है उन्होंने मैंडेट घुमा दिया है, बहुमत घुमा दिया है और संवैधानिक जो प्रोविजंस है उसको देखते हुए उसको एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं बनता है। कारोर के खूनी गैंगवार में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी, संदीप उर्फ काला जुठेड़ी सहित 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही एएसजे रजनी यादव की अदालत ने 2009 में हुई राकेश उर्फ बंटू की हत्या के दोषियों पर 30-30 हजार रुपए और अनिल छिप्पी पर 40,000 रुपए जुर्माना लगाया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कारोर गांव में 2001 में चल रही खूनी रंजिश चल रही थी और जिसमें 19 लोगों की हत्या हो चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2009 में गांव में शादी समारोह चल रहा था जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में 11 गोलियां मारकर राकेश उर्फ बंटू की हत्या कर दी गई, जो गांव के पूर्व सरपंच श्री भगवान का भतीजा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी, उसके भाई सोमवीर और कुख्यात संदीप उर्फ काला जुठेड़ी सहित अन्य आरोपियों को नामजद किया था। अदालत ने अनिल छिप्पी और काला उर्फ जुठेड़ी सहित 5 को हत्या के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 शूटर अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। हत्याकांड के पीछे वजह क्या रही और किन लोगों के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसको लेकर सीबीआई पिछले 1 महीने से गहन छानबीन में जुटी हुई है। सीबीआई ने एफआईआर में नामजद 7 आरोपियों से 3 घंटे तक पूछताछ भी की थी और 25 फरवरी को बराही फाटक के नजदीक नफे सिंह राठी और उनके समर्थक जयकिशन दलाल की 4 हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। 26 फरवरी को हरियाणा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 31 मई को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई केस पंचकुला हरियाणा की अदालत में धारा 173(2) चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने 2 हमलावरों आशीष और सौरभ को गोवा से गिरफ्तार किया था।
हरियाणा के नारनौल में एक बुजुर्ग दंपति के शव उनके घर में पड़े मिले। महिला जमीन पर पड़ी थी और बुजुर्ग व्यक्ति एक चारपाई पर था। वृद्ध दंपति घर में दोनों अकेले ही रहते थे। दोनों के शव घर में ही अलग अलग जगह मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों घर में अकेले ही रहते थे। दंपति को 30 मई शाम को अंतिम बार गाँव में देखा गया था और उसके बाद 2 दिन तक घर का दरवाजा न खुलने को लेकर ग्रामीणों को शक हुआ तो सरपंच ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर देखा तो मकान के अंदर दोनों के शव पड़े मिले। थाना प्रभारी ने आकर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी हरदीप सिंह ने भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नारनौल सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।